हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर टॉक्स में क्या हल निकला? देखिए, इस सवाल का जवाब एक या दो शब्द में नहीं दिया जा सकता है। ओके, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है ये टॉपिक, लेकिन इससे आप पूरी तरह से पूरे मामले को समझ जाएंगे। देखिए, इंडिया और चाइनीज मिलिट्री के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की ये मीटिंग हुई। इंडिया की ओर से कौन शामिल हुए? तो 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे। तो चाइनीज पक्ष की ओर से दक्षिण शिनजांग मिलिट्री एरिया के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन थे। ओके, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत पर सरकार ने क्या कहा है? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा है, मेरे बगल में आप देख रहे हो प्रेस रिलीज, कि वार्ता जो है, ये बातचीत जो है सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में आयोजित की गई। दोनों पक्ष हालात को ठीक करने के लिए, बॉर्डर एरिया में शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे। ओके, देखिए, द हिंदू ने ये लिखा है सोर्सेस के हवाले कि कई घंटे तक चली ये जो वार्ता है, ये बातचीत है, बेनतीजा रही है। लेकिन हर पक्ष यानी दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को रखा और ये तय हुआ कि अपने अपने सरकारों को ये बात बताई जाएगी और फिर से मीटिंग की जाएगी। जबकि इंडिया जो है वो चाहता है कि जो अप्रैल में यथास्थिति थी वो ऐसी ही रहे, मतलब जो चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी में घुस गई है तो वो उसके पहले जो स्थिति थी वही रहे। तो चीनी पक्ष ये कह रहा है कि इंडिया जो है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, जो रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, उसको बंद करे। तो बातचीत से ये निकला है। ओके, ये बहुत लंबी बातचीत होने वाली है, तुरंत ये सब खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? एक और बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चाइना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं और चाइनीज माउथपीस जो है ग्लोबल टाइम्स, उसने इंडिया को बहुत सारी धमकियाँ भी दी हैं। हर दिन धमकी दे रहा है, तरह तरह की धमकियाँ दे रहा है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या क्या वीडियोज़ हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में आर्मी के बीच में, दोनों आर्मी के बीच में, तो उसमें अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले 5 और 6 मई को लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक एरिया में झड़प हुई थी। दोनों पक्ष के सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद गलवान रिवर वैली में टकराव हुआ था और उसके बाद हॉट स्प्रिंग गोगरा में चीनी सैनिक आ गए थे और उन्होंने बंकर बना लिए थे। तो 3 इलाके हैं, तीनों पर ये टेंशन का माहौल है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि लद्दाख में LAC पर कुछ क्षेत्रों में चीनी सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारी जमावड़ा है। 3 जगह पर मिलिट्री आमने सामने है। तो मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पर कैसे स्थिति है। ओके, देखिए, ये रहा वर्ल्ड मैप, मेरे बगल में आप देख रहे हो, आपके सामने इंडिया है। तो अब चलते हैं गलवान वैली की ओर। ये रहा गलवान वैली। ओके, तो इस इलाके को समझने के लिए इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए, इस तरफ जो इलाका है वो है इंडिया, इस तरफ, और दूसरी तरफ इधर वाला जो इलाका है वो चाइना का है। ठीक है, तो इंडियन इलाके में ज़्यादातर ग्लेशियर्स हैं, मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, और चीन की तरफ ऐसा बहुत कम है। तो इधर से इंडिया की ओर से वहाँ तक जाने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन सोल्जर्स को। और दूसरी ओर इसके ऊपर में आपको काराकोरम पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ जो अपने सोल्जर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए रसद सामान, उसके लिए इसी से होकर जाना पड़ता है, इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, गलवान वैली से होकर जाना पड़ता है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रास्ता है। अगर यहाँ पर ब्लॉक हो गया तो फिर वहाँ जो है वो राहत सामान जो भी है वो नहीं पहुँच पाएगा अपने सोल्जर्स के पास। तो अब देखिए कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं इंडियन टेरिटरी में कहाँ तक घुसे हैं। ओके, देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलाके में जो बंकर बना लिया गया है, ये जो इलाका है इस तरफ का, यहाँ वाला, ये है एक तरह से LOC जो इंडिया मानता है। ओके, लेकिन चाइनीज आर्मी जो है आगे बढ़कर यहाँ पर उन्होंने कई जगह हेवी इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ पर तैनात कर दिए। तो ये तो इलाका है, आपने देखा पूरा मामला। दूसरा कौन सी जगह? दूसरी जगह है पेंगोंग त्सो लेक। ओके, देखिए, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताया था पेंगोंग त्सो लेक में 8 फिंगर एरिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरफ 8 फिंगर एरिया है, ये सारे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें लिखा हुआ, ओके, दिख रहा होगा आपको। इंडिया का जो पोस्ट है वो ITBP का, वो 4th फिंगर पे।
आप देख रहे हो ये बना हुआ आईटीबीपी का है, ओके। और इंडिया कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 8वें फिंगर से गुजरता है, यानी इस तरफ यहाँ से गुजरता है 8वें फिंगर से। लेकिन चाइनीज़ आर्मी कहती है कि नहीं, सेकेंड जो है आपका उससे गुजरता है, सेकेंड फिंगर, यानी जो फिंगर के रूप में जो पहाड़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर, ओके। तो इसी वजह से दोनों आर्मी के बीच में अक्सर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। तो 5 और 6 मई को चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 एरिया में यहाँ पर आकर उन्होंने अपना कुछ टेंट वेंट गाड़ लिया, और वो मात्र 5 से 600 मीटर की दूरी पर थे आईटीबीपी के जो जवान थे, आईटीबीपी का जो कैंप है उससे। तो इस दौरान दोनों के बीच में मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, सैनिक घायल हो गए, और मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडियन आर्मी ने उसको पीछे धकेला। लेकिन फिर भी वो चीनी ट्रुप्स जो हैं अभी भी वहाँ इसके इस तरफ, यानी ये वाला जो पहाड़ी है, फिंगर है, वहाँ पर इन्होंने जो अपना प्रभाव अभी जमाए रखा है, वहाँ पर वो हैं। ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1962 के युद्ध के दौरान यहीं पर इंडियन आर्मी ने ज़बरदस्त रूप से जवाब दिया था। अब देख लेते हैं तीसरी जगह जहाँ पर ये टेंशन चल रहा है, स्टैंड ऑफ है। तो हॉट स्प्रिंग गोगड़ा है ये आगे, ओके। मैप के थ्रू आपको ले चल रहे हैं यहाँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आईटीबीपी का, आर्मी का एक बड़ा कैंप है, आर्मी और आईटीबीपी दोनों का, ओके। और यहाँ पर आप देख रहे हो अमर शहीद लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो इसी के पास में यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी पर चीनी सैनिक आ गए हैं, और चाइनीज मिलिट्री ने अपने हेवी इक्विपमेंट्स वहाँ पर तैनात कर दिए। ये भी खबर है कि वहाँ पर तोपें भी तैनात कर दी गई, क्योंकि इस जगह पर भी 1962 के युद्ध में बहुत भयानक लड़ाइयाँ हुई थी, ओके। तो ये थी विवादित जगह, ओके। तीनों जगह आपने देखा, और इंडिया और चाइना दोनों जो हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के निर्धारण को लेकर दोनों में विवाद रहता है। टोटल 23 जगह हैं, स्पॉट है जहाँ पर ये तनातनी अक्सर हो जाती है दोनों देशों के बीच में। और ये इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश थी एक लिस्ट, ये मेरे बगल में है, तो वो आप देखिए। तो इन सारे इलाके पे, और इंडिया का मानना है कि ये सब इलाका हमारा है, जबकि चाइना कहते हैं नहीं नहीं वो हमारा इलाका है। तो आपको मैप से भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था, उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय हुआ उसमें ये हुआ येलो लाइन वाला, ओके। तो इंडिया की ओर से कहा गया कि येलो लाइन वाला जो है वो LAC है, लेकिन चीन ने कहा कि रेड लाइन वाला जो है, रेड लाइन, वो LAC है। तो इसी पर जो है विवाद है। ये पूरा गलवान घाटी है जो अभी ब्लिंक कर रहा है मेरे बगल में, और इंडिया यहाँ पर सड़कें और पुल बना रहा है, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको कि 1967 के बाद LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली नहीं चली है, ओके। दोनों देशों के सैनिक भिड़ते रहे हैं, मारपीट होती रही है, पत्थरबाजी होती रही है, इससे शारीरिक चोट आती रही है, लेकिन गोलियां नहीं चली, ओके। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, ये विवाद लंबा क्यों खींचता जा रहा है? अभी जो लद्दाख में जो मामला हुआ है, जो स्टैंड ऑफ है 3 जगहों पर जो मैंने आपको बताया, तो क्यों लंबा खींच रहा है? देखिए LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो है इससे पहले भी जो भी स्टैंड ऑफ हुए हैं उस समय भी लंबा खींचा है। 2013 में डेप्सांग में काफ़ी लंबा खींचा था, 2014 में चुमार घाटी में वहाँ पर हुआ था, और 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। तो कई दौर की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद ये सब तय हुआ, और इस बार लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ है वो भी मामला खींच सकता है। थोड़ा आगे और मैं डिटेल बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को संयम बरतने का एक तरह से संदेश देती है। देखिए PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का 6 जून का प्रेस रिलीज है, मेरे बगल में आप देख रहे हो। तो इसमें इंडिया चाइना सीमा क्षेत्र में जो वर्तमान स्थिति है उसके समाधान के लिए कहा गया कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रयास जारी हैं, और इसलिए इन प्रयासों को लेकर कोई भी अटकल या निराधार रिपोर्टिंग मददगार नहीं होगी, और मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मतलब एक तरह से मीडिया को संयम बरतने को कहा गया। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ चाइना की ओर से? चीन जो है वो प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा रहा है। चाइनीज जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वहाँ की जो पार्टी है उसका है, और माना जाता है कि अगर चीन जो है अनऑफिशियल कुछ कहना चाहता है तो वहीं छाप देता है और मान लिया जाता है। तो उसने 7 जून को पब्लिश किया है, मेरे बगल में आप देख रहे हो। इसमें लिखा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत से सीमा तनाव के बीच में चीन के नॉर्दर्न वेस्टर्न इलाके में ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड पर युद्धाभ्यास किया। वीडियो भी ट्वीट किया गया है जिसमें चाइनीज आर्मी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन को देखते हुए
चीनी एयरफोर्स एयरबॉर्न ब्रिगेड के हजारों जो सैनिक हैं वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसको ये दिखाया गया है इस तरीके से। ओके, अच्छा, एक और धमकी मिली है। G7 का जो विस्तार होने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो कहा कि इंडिया को भी शामिल करना चाहिए, कुछ और देशों को, टोटल 4 देशों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो इस पर उसने कहा है ग्लोबल टाइम्स ने कि इंडिया आग से खेल रहा है, और कहा है कि जब से मोदी जो है अपना उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है तो चीन के प्रति भारत का रवैया बदल गया है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है, कल मैंने आपको बताया था। तो ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि अगर इंडिया G7 में शामिल होता है तो भारत चीन के संबंध बिगड़ जाएंगे और ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा। मतलब एक तरह से वो धमकी दे रहा है। ओके, अच्छा, एक और बात बताऊं आपको कि चीनी सामान का जो विरोध हो रहा है इंडिया में, उसको लेकर भी धमकी दी है, कहा कि अमेरिका मदद नहीं कर पाएगा आपका। उसने लिखा है कि अगर इंडिया जो है वो शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करता है, मतलब इसने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करी है एंटी चाइना जो हम लोग सामानों की बातचीत कर रहे हैं उसको लेकर, तो कहा है कि अगर ऐसा करता है तो चाइना भी जवाबी कार्रवाई दे सकता है, और ऐसे में भारत की मदद के लिए अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अभी जो बातचीत चल रही है उसमें जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। केवल यही मुद्दा नहीं है कि वहाँ पर चाइनीज आर्मी वहाँ घुस गई है और उनसे कहा जाए कि आप पीछे हट जाओ, वो पीछे हट जाएंगे। मामला कई लेवल पर चल रहा है। जैसे इंडिया ने क्वाड ग्रुप से जो बातचीत की हुई है उसमें शामिल है, एक तरह से चाइना के खिलाफ ही ग्रुप बना हुआ है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो पैक्ट साइन किया है, उसके तहत जो दोनों की आर्मी एक दूसरे का बेस का यूज़ कर सकेंगी, उससे भी टेंशन में है। इंडिया ने जो यूरोपीय यूनियन का समर्थन किया वर्ल्ड हेल्थ समिट में चाइना के खिलाफ इंक्वायरी के लिए, वो भी उसको टेंशन दे रहा है। और लगातार जो ट्रंप बोल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उससे भी वो थोड़ा टेंशन में है। तो उसकी वजह से ये पूरा मामला चल रहा है और डिप्लोमेटिक लेवल पर, कई लेवल पर ये बातचीत होनी है। तो ये पूरा मोटा मोटी बातचीत थी, जो टॉपिक था उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, जो एक्चुअल पोजीशन था, जो सबूत थे, जो टॉपिक थे, उन सब को हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जब भी पहला कुछ क्वेश्चन आता है। ओके, आंसर होगा जावेद अख्तर। ओके, जावेद अख्तर को ये अवार्ड इसके लिए चुना गया है, इस अवार्ड के लिए। और ये जो अवार्ड है वो रिचर्ड डाउकिंस के नाम पर है। वो मशहूर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले मशहूर बायोलॉजिस्ट और राइटर थे। ओके, तो उन्हीं के नाम पर ये 2003 में शुरू हुआ था अवार्ड। द बोर्ड ऑफ सेंटर फॉर इंक्वायरी ने इस अवार्ड के लिए उनको चुना है। तो ये अवार्ड क्यों मिला उनको? तो तार्किक सोच रखने, धार्मिक अंधविश्वास पर सवाल उठाने, मानव विकास को बढ़ावा देने और मानवीय सिद्धांत को अहमियत देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ऐसा जो है अवार्ड के लिए जो लेटर आया है उनको, उसमें ये लिखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स को 7 सप्ताह में 8वां निवेश मिला है। तो इस निवेशक का नाम बताएं। 8वां आंसर होगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA। ओके, देखिए, जियो में पिछले 7 सप्ताह से भी कम समय में टोटल 97,885 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कहें तो लगभग जो है ये 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो अब तक जो निवेश हुए हैं उन सबको देख लेते हैं। तो फेसबुक ने किया था 22 अप्रैल को, सिल्वर लेक ने 3 मई को, विस्टा ने 8 मई को, जनरल अटलांटिक ने 17 मई को, KKR ने 22 मई को, मुबादला ने 5 जून को, फिर से सिल्वर लेक ने किया था 5 जून को, और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने ये 7 जून को किया है। तो टोटल 8 जो है इन्वेस्टमेंट ये मिल गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना पेंडेमिक के दौर में इस कंपनी को इतना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और इसीलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने ये तय किया था कि वो जल्द ही अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उससे पहले, यानी अप्रैल 2021 से पहले वो अपना तमाम जो कर्ज है वो ख़त्म कर देगा। रिलायंस ने यह तय किया था, और रिलायंस की एक कंपनी है ये जियो। तो इसलिए एक तरह से फंड जुटाया जा रहा है ताकि वो कर्ज मुक्त हो सके।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको मिल सकता है। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन देख लेना। और बुक भी अवेलेबल है 2019 के करंट अफेयर्स का अमेजॉन पे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने जेलों से 9,671 कैदियों को रिहा करने के बाद अब 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का फैसला किया है? इससे पहले भी पैरोल पे ही रिहा किया गया था उन सब कैदियों को। आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, देखिए कोरोना वायरस से महाराष्ट्र की हालत जो है सबसे ज़्यादा खराब है पूरे देश में। बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। मरीजों की संख्या वहाँ पर 85,000 से ज़्यादा हो गई है। ओके, मतलब चाइना में जितने पेशेंट आए थे उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में अकेले में वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना के जो आंकड़े थे उस पर सवाल उठते रहे हैं। अच्छा, तो महाराष्ट्र के 60 जेल हैं, उसमें करीब 38,000 कैदी थे। ओके, तो उनमें से लगातार निकाला जा रहा है, क्योंकि जेल में भी जो है कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लगातार पेशी होती रहती है अदालतों में, तो उसकी वजह से आवागमन होता रहता है। और इसी आवागमन की वजह से जो किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से जो बैरक से अदालत के बैरक में रखा जाता है, तो उसकी वजह से कांटेक्ट में आने से ये कोविड-19 के मामले बहुत ज़्यादा जेलों में बढ़ रहे हैं। इसलिए जेल से भी अब कैदियों को छोड़ा जा रहा है। एक और डिसीजन हुआ वहाँ पर 55 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी पुलिसकर्मी हैं उन सबको पेड लीव पर भेज दिया गया है। मतलब लीव मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। 3,000 पुलिसकर्मियों को वहाँ पर महाराष्ट्र में उनको पॉजिटिव पाया जा चुका है। 30 पुलिसकर्मी मर चुके हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP ने जो है वो गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर किसे चुना है? आंसर होगा एम नेत्रा। ओके, देखिए वो सैलून संचालक मोहन जी की बेटी हैं और कड़ी मेहनत के बाद मोहन जी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जोड़े थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक में उनकी बेटी ने सलाह दी कि ये इस पैसे को गरीबों में मदद की जाए, जो भूखे हैं, जिनको ज़रूरत है, उन पर खर्च किया जाए। तो उसी वजह से ये बात जो है वो पूरे मामला फैला, ये बात समाचार जो है दुनिया भर में फैला और तब ये गुडविल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। इससे होगा क्या उनको कि दुनिया भर के नेताओं, राजनेता, शिक्षाविद और लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा और संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन होते हैं, जो भी समिट्स होते हैं, सिविल सोसाइटी का मंच है, उन सब पर बोलने का मौका मिलेगा। अच्छा, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे रेडियो पर, तो उस दौरान भी उन्होंने इनका जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। आंसर होगा 8 जून। ओके, देखिए इस दिवस की शुरुआत जो है वो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन और डॉयचे हिरेन ट्यूमर हिल्फ की ओर से की गई थी। ओके, तभी से ये मनाया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर क्या है? देखिए ट्यूमर आप जानते ही होंगे, शरीर के किसी भी अंग में अगर अनावश्यक कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो उसको ट्यूमर कहा जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और कोशिकाओं में अनावश्यक वृद्धि के कारण ही कैंसर होता है। हालांकि हर ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं होता है। ओके, तो इसी तरह से ब्रेन में भी जब कोशिकाएं जो है वो अनावश्यक रूप से सेल्स जो है वो डेवलप होने लगती है गैर जरूरी ढंग से, तो वो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। और अगर वक्त पे इसका इलाज नहीं हुआ तो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे। ओके, यहाँ पर विश्व समुद्र दिवस की बात नहीं हो रही है, महासागर दिवस की बात हो रही है। ओके, कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर होगा 8 जून। ओके, इस साल की थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ओके, ये थीम है और ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आंसर होगा 7 जून। ओके, और 2020 की थीम क्या है? तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये थीम है और WHO ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में बताया हुआ है। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था। और ये दिवस इस वक्त इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुए और उसकी वजह से जो व्यापार ठप हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर में करोड़ों, इंडिया में भी लाखों, जो 2 रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में बने ट्रॉपिकल तूफान यानी ट्रॉपिकल स्ट्रोम, उसका नाम बताएं, क्या बना है? आंसर होगा क्रिस्टोबल। ओके, क्रिस्टोबल बना है ये, वहाँ तूफान उभरा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एडिडास के महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मानुषी छिल्लर। ओके, वो मिस वर्ल्ड 2017 है और उनको ये चुना गया है फिटनेस और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास, उसके महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने एक और फाल्कन 9 का उपयोग करते हुए कितने नए इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? आंसर होगा 60 उपग्रहों को लॉन्च किया। ओके, और इस उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर जो ऑर्बिट है तो वहाँ पर लॉन्च किया गया, वहाँ रखा गया है। स्टारलिंक के द्वारा क्या है कि दुनिया भर में सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। खासतौर पर अभी स्पेस एक्स का जो दायरा है वो अमेरिका की ओर है, तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया में उनका योजना है कि स्पेस में इतना ज़्यादा सैटेलाइट लगा दिया जाए, एक दूसरे से लिंक कर दिया जाए कि इंटरनेट बहुत हाई स्पीड में आसानी से मिल सके। और अभी फ़िलहाल 1200 सैटेलाइट जो है लॉन्च होने वाले हैं टोटल। ओके, इससे पहले भी पिछले साल 60 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। इसका टोटल खर्चा 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एक बिग प्रोजेक्ट स्टारलिंक चल रहा है। तो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है एग्जामिनेशन में आए, तो आप ध्यान रखना है, स्पेस एक्स का ये प्रोग्राम है। अच्छा, ऐसे स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्टर चिरंजीवी सर्जा का 39 ईयर की उम्र में निधन हो गया है 7 जून 2020 को। तो किस भाषा की फिल्मों के लिए वो काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो कन्नड़। हार्ट अटैक की वजह से बेंगलुरु में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं लगातार देखता रहता हूँ आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, जरूर लिखना। और हाँ, इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आ गया है उससे, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे। कोशिश होगी कि मॉर्निंग को वीडियो आ जाए, तो देर हो जाती है, कंटेंट इतना लंबा होता है बनाने में तो वक्त लग जाता है।